नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पिछली कक्षा में अनुवाद के बारे में पढ़ रहे हैं। अनुवाद की परिभाषा और अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में हमने पढ़ा। अनुवाद के सामान्य सिद्धांतों को पढ़ते हुए हमें जानना होता है कि अनुवाद किस प्रकार से होता है, कैसा होता है, अनुवाद के लिए क्या आवश्यकताएं होती, क्या ज़रूरतें होती हैं। आज की कक्षा में हम अनुवाद के प्रकार पढ़ेंगे कि अनुवाद किस प्रकार का होता है, कैसा होता है और उसकी शर्तें क्या क्या होगी उसके लिए। अनुवाद के प्रकार पढ़ते हुए हम उसकी विषय वस्तु और उसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। मूल रूप से हम जब देखते हैं कि अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं तो हमारे सामने दो बातें निकल कर के आती हैं कि अनुवाद दो प्रकार के हैं। पहला साहित्यिक अनुवाद और दूसरे साहित्येतर अनुवाद। साहित्यिक अनुवाद के अंतर्गत जीवनी, निबंध, आलोचना आदि के अनुवाद का समावेश होता है और साहित्येतर अनुवाद में भाषा वैज्ञानिक, तकनीकी, वाणिज्यिकी, समाजशास्त्री, संचार माध्यमों, कानूनी तथा प्रशासनिक अनुवाद आते हैं। अनुवाद की प्रकृति के आधार पर अगर हम देखें तो हम अनुवादों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला बाह्य आधार और दूसरा है आंतरिक आधार। आइए आज हम चर्चा करते हैं अनुवाद के बाह्य आधार पर कि अनुवाद के ये बाह्य आधार किस रूप में कैसे हैं। तो बाह्य आधार को जब हम अनुवाद को देखते हैं तो तीन रूप उसके निकल करके, तीन प्रकार निकल करके, तीन वर्ग निकल करके हमारे सामने आते हैं। वो मूल रूप से ये हैं गद्यत्व और पद्यत्व, साहित्य विधा अथवा शैली प्रधान साहित्य, और तीसरा है साहित्येतर विषय। जो गद्यत्व और पद्यत्व जो पहला प्रकार है बाह्य आधार में, सामान्य रूप से गद्य रचना का अनुवाद गद्य में होता है तथा पद्य रचना का अनुवाद पद्य में होता है, परंतु ये कोई चरम एवं अंतिम नियम नहीं है, क्योंकि गद्य रचना का अनुवाद भी पद्य में हो सकता है और पद्य रचना भी गद्य में अनुदित की जा सकती है। ऐसे पद्यानुवाद को छंदबद्ध अथवा छंदानुवाद भी कहते हैं। कभी कभी अनुवादक छंद के अनुशासन को अस्वीकार कर रचना का मुक्त छंद में अनुवाद कर देता है। मुक्त छंद का अर्थ है तुक, भाव एवं काव्य शास्त्रीय आग्रहों एवं आवश्यकताओं से मुक्त छंद। परंतु वास्तव में मुक्त छंद की कविताएं भी कविताएं ही होती हैं और मुक्त छंद भी अब छंद के एक विशेष प्रकार के रूप में स्थापित हो चुका है। अतः मुक्त छंदानुकरण को अनुवाद का कोई अलग स्वतंत्र प्रकार मानना उचित नहीं लगता है। दूसरा प्रकार है साहित्य विधा अथवा शैली प्रधान साहित्य। साहित्य की कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण तथा आलोचना आदि विविध विधाएं हैं और उनके भी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद होते रहते हैं। सूचना प्रधान साहित्य की तुलना में सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद कार्य बड़ा कठिन होता है, क्योंकि सूचना प्रधान साहित्य में के सपाट अथवा सूक्ष्म तकनीकी पक्ष को पारिभाषिक कोशों, शब्दकोशों एवं नियमित कार्यानुभव से निपटाया जा सकता है, परंतु ललित साहित्य में अनुवादक को भाव, क्षितिज की अंतरंग सेरन, रचनागत तनाव, विभिन्न अर्थ इच्छाओं, भाषा शैली
की विभिन्न भंगिमाओं को आत्मसात कर मूल भाषा से स्रोत भाषा में उसे साकार ही नहीं सजीव करना पड़ता है। ये कार्य शब्द कोशों एवं तकनीकी कोशों के बजाय मानसिक एवं आंतरिक प्रभाव, ग्रहणशीलता तथा अभिव्यक्ति कौशल पर अधिक निर्भर करता है। जहाँ तक साहित्य की विविध विधाओं के अनुवाद का प्रश्न है, उनमें निबंध, संस्मरण, कहानी, उपन्यास तथा आलोचना का अनुवाद उतना कठिन एवं श्रम सेवी नहीं होता जितना कि नाटक और कविता का अनुवाद। इनमें भी अगर नाटक का अनुवाद कठिनतर होता है तो काव्यानुवाद कठिनतम। नाटक एवं काव्य को छोड़कर अन्य विधाएं अनुवाद से कोई विशेष अथवा अतिरिक्त प्रतिभा, दक्षता एवं प्रसंग तत्परता की अपेक्षा नहीं रखती। जहाँ तक नाटक का प्रश्न है, नाटक का संबंध चूँकि दृश्य तथा श्रव्य दोनों माध्यमों से है, अतएव अनुवादक को दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों की तकनीक का जानकार होना आवश्यक है। रंग कर्म के विविध पक्षों के ज्ञान के बिना नाटक का मंचन निष्प्रभ हो सकता है। इसी प्रकार संवाद की आरोह अवरोहमयी भाषा, ध्वनि प्रभाव तथा प्रकाश योजना के भीतर से ही अनुवादक को मूल नाटक के निकट तक पहुंचना पड़ता है। मगर जहाँ तक काव्यानुवाद का प्रश्न है, कदाचित अनुवाद की आज की सबसे बड़ी चुनौती है। अन्य विषयों की तुलना में सृजनात्मक साहित्य को अनुवाद और उसमें भी विशेष रूप से कविता का अनुवाद अत्यधिक कठिन कर्म है। ऐसा भी कहा जाता है कि कविता का अनुवाद नहीं हो सकता है। कहीं कहीं तो यह अनुवाद कार्य मूल रचनाकार की रचना प्रक्रिया से भी कठिनतर सिद्ध होता है, क्योंकि रचनाकार अपनी रचना का बादशाह होता है, उसकी भाव संपदा और शब्द संपदा का स्वामी होता है। अतः वह अपनी किसी भाव, विचार अथवा कल्पना को शब्दाचित करते समय शब्द संयोजन की अबाधित छूट लेता है। वह अपनी रचना में किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकता है, उसे जहाँ चाहे वहाँ बुन सकता है, परंतु अनुवादक के लिए स्वच्छंदता और स्वतंत्रता का ये पथ निषिद्ध मार्ग है, क्योंकि उसे उसी सीमा में रह करके रचना का अनुवाद करना है जिसमें मूल लेखक ने लिखा है। उसके लिए तो अपनी लक्ष्य भाषा की ही शब्दावली में स्रोत भाषा के शब्द विशेष के लिए उसके जोड़ के शब्द की तलाश करना आवश्यक है। मूल की शब्द संरचना के साथ लक्ष्य भाषा के शब्द संयोजन का अर्थ, आशय और प्रभाव की दृष्टि से निकटतम होना ही अनुवाद कार्य की सफलता होती है। ऐसे समय अनुवादक को अर्थ की सभी परतों और व्याप्ति के समानांतर लक्ष्य भाषा में भी अर्थ के अंतर प्रभाव एवं उसकी व्यापकता की सभी संभावनाओं को उजागर करना होता है। पर इस कठिन कर्म में न तो उसे अपनी भाषा के किसी बेहतर शब्द के इस्तेमाल की छूट होती है और न मूल से हटकर अर्थ के भीतरी सरोकारों को नज़रअंदाज करने की उसके पास गुंजाइश होती है। मतलब उसे वही कार्य करना है जो मूल रूप से मूल लेखक करके चला गया है, उसी सीमा में रह के काम करना है। साथ ही साथ उसका दोनों भाषाओं पर प्रभुत्व होना, उनके शब्दों के लचीलेपन, अर्थ की विभिन्न भंगिमाओं, मुहावरे, कहावतों के साथ शिल्प की कारीगरी तथा व्याकरण की पूरी समझ होना आवश्यक है। हर भाषा की अपनी प्रकृति होती है, उसकी पहचान भी अनुवादक के लिए ज़रूरी है। हर भाषा का अपना विशेष शब्द प्रयोग, वाक्य प्रयोग तथा एक विशेष लहजा होता है, जिस पर रचना के अर्थ और आशय के सूक्ष्मतर स्तर निर्भर करते हैं। उनकी परख होना अनुवाद कार्य की मूल शर्तों में से है। ऐसा न होने पर अनुवाद कभी कभी साहित्य के अर्थ का साधक होने के बजाय अनर्थ का वाहक हो जाता है। अनुवाद के चरित्र की इतनी प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करने वाला अनुवादक ही अनुवाद कार्य की कठिन प्रक्रिया में सफलता से गुजर जाता है। इसके अलावा जहाँ तक सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद का प्रश्न है, उसमें सर्वाधिक अनिवार्य और मौलिक अपेक्षा अनुवादक के स्वयं सृजनशील रचनाकार होने की है। कारण कि जब तक अनुवादक रचना की सृजन की मूल भूमि और को नहीं समझ लेगा, तब तक अनुवाद को प्रामाणिकता, सजीवता तथा मौलिकता का आभास नहीं दे पाएगा।
वह उस प्रभान्विति की सृष्टि भी करने में सफल नहीं हो पाएगा जिस प्रेरणा एवं प्रभाव के तहत कविता का सृजन हुआ है। मूल कविता के शब्द शब्द को निरंतर जीने की प्रक्रिया, अर्थ के साथ लगातार साक्षात्कार करते चलने की अपनी क्षमता तभी आ सकती है जब स्वयं कोई प्रांतीय रचनाकार किसी अन्य भाषा की किसी कृति का अनुवाद करने के लिए प्रस्तुत होता है। पेशेवर अनुवादक साहित्य का अनुवाद तो कर देता है, परंतु स्वयं उसके संवेदना शून्य होने, रचना के प्रति अपनाव के बजाय साहित्येतर लगाव के कारण और निरे शब्दकोश के शास्त्र से सज्जित होना, ऐसा योद्धा कविता के मर्म का उद्घाटक न होकर अंततः ऐसे तर्कश का मालिक सिद्ध होता है जिसमें तीर ही नहीं। अगर अनुवादक पूर्णतया शब्दकोशों की दुनिया की जड़ता में विहार करता है तो अनुवाद प्राय अस्पष्ट भावांकन, बिखरे अर्थोद्रेक भाषा के अटपटेपन तथा स्रोत भाषा के साहित्य के सृजन शिखरों को रेखांकित करने के बजाय कदाचित उसकी श्रेष्ठता को ही प्रश्न चिन्हित करने लगता। काव्य में शब्दों में केवल अभिधार्य से काम नहीं चलता, उसके लक्षण और व्यंजना का प्रयोग किया जाता है। इनके ही विकसित रूप प्रतीक एवं मिथक में दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल जो अनुवादक हैं उसे मूल लेखक की भाषा भी आनी चाहिए और जिस भाषा में अनुवाद कर रहा वो भाषा भी उसे आनी चाहिए, तभी वो श्रेष्ठ अनुवाद कर सकता है। जो तीसरा प्रकार है वो है साहित्येतर विषय, सूचना प्रधान अथवा कार्यालय साहित्य। इस वर्ग के अनुवाद में शैली तत्व का प्राय अभाव रहता है। इसमें सिर्फ कथ्य के अनुवाद का प्रश्न ही सर्वाधिक महत्व का प्रश्न होता है। भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित तथा विधि साहित्य का समावेश इस वर्ग में होता है। इसके अंतर्गत सरकारी कार्यालय साहित्य, प्रशासनिक पत्राचार आदि भी आते हैं। कुछ अन्य विषय जैसे सामाजिक विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र आदि में सूचना का प्राधान्य होने पर भी उसमें शैली तत्व की ओर से पूर्णतः उदासीनता नहीं बरती जाती है। फिर भी सुविधा की दृष्टि से इनकी गणना भी उसी वर्ग में की जाती है। ये साहित्य के अलावा जब हम बात करते हैं कि या तो सरकारी कार्यालयों की कुछ टिप्पणियां हैं जिनका अनुवाद करना है, या प्रशासनिक जो पत्राचार हुआ उसका अनुवाद करना है, सामाजिक विज्ञान के विषय की बात हो, इतिहास की बात हो, राजनीति शास्त्र की बात हो, तब ये अलग प्रकार का अनुवाद है जो साहित्यिक अनुवाद से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पारिभाषिक शब्दावली को काम में लिया जा सकता है, वहाँ पारिभाषिक शब्दावली को काम में नहीं लिया जा सकता। वहाँ भाव प्रमुख हैं और यहाँ पर जो है जो पारिभाषिक शब्दावली प्रमुख है। ये था अनुवाद के बाह्य आधार पर जो हम देखते हैं वो प्रकार। इसमें से अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे संपर्क करें और मुझसे पूछें, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। अगली कक्षा में हम आंतरिक आधार पढ़ेंगे। धन्यवाद।